हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, मतलब टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनके 3 लॉ हैं। कितने हैं? 3 लॉ हैं। तीनों लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके प्रूफ पढ़ेंगे, उनके मतलब समझेंगे, हर चीज़ समझेंगे। तो बस आगे आगे बढ़ते रहना। देखो, वैसे कई थ्योरी इसके ऊपर दी गई, कई लोगों ने दी गई हैं, लेकिन इनकी थोड़ी एग्जैक्ट थी। और वैसे सबसे पहले अगर मैं मानता हूँ तो इंडिया वालों ने सबसे पहले बताया था प्लैनेट्स के बारे में, पूरी मतलब ये सिस्टम के बारे में। आर्यभट्ट, इन सब का नाम सुना होगा, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाना। वो इतना है कि इंडिया को इतना ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिला है। ये तो बात तब की है जब दूसरे लोगों को पता है कि आखिर इंडिया ने इतना दिया है। कुछ तो हमारी ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी नॉलेज है, कुछ ऐसी इन्वेंशन जो आज तक दुनिया वालों को पता ही नहीं है, मतलब जला दिए गए हैं। तो चलो हम लोग, जैसे जो तुमने अभी सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम, वो पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली बहुत ध्यान ने दी थी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आखिरकार इंडिया को उस चीज़ का क्रेडिट मिला ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, वो है लॉ ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट लॉ जिसे बोलते हैं। बहुत सिंपल सा है। अभी तक सब लोग कहते आ रहे थे, क्या कहते आ रहे थे? देखो, पहले आखिरकार मैं शुरू से बता दूँगा। पहले थ्योरी थी कि आखिरकार पृथ्वी अपनी एक्सिस पे है और सन इसके चारों चक्कर लगा रहा है। क्योंकि ऐसी थ्योरी इसलिए दी जाती थी ताकि इन अर्थ वाले अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते थे। वो सोचते थे कि हम सर्वोपरि हैं, सूरज हमारा चक्कर लगा रहा है। फिर दूसरी थ्योरी ये आई है कि उन लोगों ने कहा कि सूर्य अपनी जगह है और पृथ्वी इसके गोल चक्कर लगा रही है, मतलब ये सर्कल में चक्कर लगा रही है। फिर तीसरी थ्योरी ये दी गई है कि सन एक फोकस पे हो और अर्थ का जो ऑर्बिट है वो इलिप्स के फॉर्म में है, इलिप्टिकल फॉर्म। जो कुछ बच्चे मैथ में जो पढ़े होंगे, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, उसी में से एक है। तो उन्होंने कहा है कि जितने भी प्लैनेट हैं, सिर्फ अर्थ ही नहीं, कई प्लैनेट हैं, मार्स हो, जितने भी प्लैनेट हो, वो सब सूर्य के इलिप्टिकल, किस में लगाते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। उन्होंने कहा है किसी भी एक सेंटर, एक फोकस को, जैसे फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है फोकाई, तो ना किसी भी एक फोकस पे क्या मान लो तुम, सूर्य, सन मान लो, यहाँ सन मान लेते हैं। वो जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं। तो इसका मतलब यही था, ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, मतलब इलिप्स में, विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द टू फोकाई, मतलब उनमें से कहा कि किसी भी एक फोकाई पे मान लो कि इस यहाँ एक सन है। तो बस इतना सा पहला लॉ है। यकीन मान लो फर्स्ट लॉ है, इसका प्रूफ बताते हैं पहले। और जो इसका प्रूफ या डेरिवेशन है, वो अगर मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा तो कम से कम 20 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे? 20 मिनट। 20 मिनट में सिर्फ डेरिवेशन चलेगा, मतलब इतना टाइम लगेगा। तो इतने मैं सिंपल सा बताता हूँ कि आखिरकार जितनी से तुम्हारा काम हो जाना है। जैसे मान लो, क्योंकि प्रूफ नहीं आता, समझने की वाली बात है कि ऐसे इलिप्टिकल फॉर्म इलिप्स ऑर्बिट में क्यों आ रहा है। ये सन है, ये मान लो तुम्हारी अर्थ है, कोई प्लेनेट है। तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे देखो, इसको अपन ने क्या मान लिया है? फोकस मतलब सेंटर, मतलब ओ मान लिया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, या फिर जिसे बोल देते हैं पोजीशन वेक्टर, उसे आर है, ये रेडियस है। इसका डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ से जा रहा है ना, ये डायरेक्शन ही रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कौन सा फोर्स है? वो अट्रैक्टिव फोर्स है। इसका मतलब है कि इस प्लेनेट पे कहाँ से फोर्स लग रहा है? इनवर्ड। अच्छी बात है। और प्लेनेट मूव कर रहा है ऐसा, कैसा मूव कर रहा है? ऐसा। बी वेलोसिटी से, ए भी वेक्टर है, इसका नाम है प्लेनेट है, ये सन है। तो अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ इन दोनों, आखिरकार इस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तुम कहोगे F इक्वल टू माइनस GM, सन का मास, प्लैनेट का मास, अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी r², और r वेक्टर, ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो r को जब तुम ऐसे इसको लिखोगे किस फॉर्म में, तो ये हो जाएगा r वेक्टर अपॉन r, मतलब उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो इसी चीज़ को उठा के इसे पुट कर दो, तो -GMS M, तो ये r हो जाएगा, नीचे हो जाएगा r³। तो यहाँ तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी, नेगेटिव। क्या है? तुम्हें नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है।
नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो आर का डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, मतलब देयर इज अ अपोजिट डायरेक्शन बिटवीन आर एंड एफ। तो इस वजह से नेगेटिव साइन लग रहा है। एक चीज़ और जानते हैं कि आखिरकार इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, आर क्रॉस एफ जो भी होगी वो 0 हो जाएगी। देखो एक कैसे प्रूफ हो रहा है कि आर वेक्टर क्रॉस माइनस जी एम एस एम पी प्लैनेट का मास अपॉन आर क्यूब, और ये यहाँ भी आर वेक्टर है इनटू 0 वेक्टर आ जाएगा। देखो 0 वेक्टर कैसे आ रहा है, ए आर और ए आर, इतने अगर क्वांटिटी तुम सब भूल जाते क्योंकि आखिर का ये तो कॉन्स्ट नंबर है, तो आर इंटू आर तुम क्रॉस वेक्टर जानते हो कि 0 होता है। इस हिसाब से इसका रहा 0 आंसर। तो और हम जानते हैं कि टॉर्क इक्वल टू क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब डी एल अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है 0 है। तो क्या है कि एल जो है वो क्या है कांस्टेंट है, एल यहाँ कांस्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इतना हद तक काफ़ी समझ में आ गया होगा कि करके मतलब एल कांस्टेंट है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तुम्हें इतना सब देखो, अगर मैं पूरा उसका प्रूफ कराने बैठा जाऊँ कि प्रूफ अगर इसको इसी लॉ में मैं इसेंट्रिक मैसेंट्रिक कॉस थीटा मॉस थीटा सारी लाऊं और प्रूफ करूँ कि इलेप्टिकल है डेरिवेशन है, वो तुम्हारे किसी काम का भी नहीं हो। कम से कम पता कितने में जाएगा, कम से कम जाएगा 15-20 मिनट तक की वीडियो जाएगी, उतना तुम्हें ज़रूरत भी नहीं। इतना समझ लो कि आखिरकार ये किस में है, इलेप्टिकल फॉर्म में है। क्यों, ड्यू टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसको मैं पॉइंट बना के लिखवा देता हूँ। देखो एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखना, द सेंट्रल फोर्स। देखो सेंट्रल फोर्स वो फोर्स कहलाते हैं जो टूवर्ड सेंटर लगे, और हम देख रहे हैं कि ये यहाँ जो फोर्स है वो टूवर्ड सेंटर है, एफ का डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर। सेंट्रल फोर्स अंडर द एक्शन ऑफ विच प्लैनेट मूव varies as the square of the distance between planet and sun. This orbit is an eclipse. जो इलिप्स फॉर्म हो रहा है वो ड्यू टू पता किस लिए हो रहा है, क्योंकि जो एफ है माइनस जी एम एस एम प्लैनेट का अपॉन आर स्क्वायर, इसके होने की वजह से अपॉन में देखो ये आ रहा कि नहीं, क्योंकि अगर देखना चाहें तो ये देखने को तुम्हें मिलेगा कि आर स्क्वायर हो रहा है। इस कंटेंट या चीज़ के आने की वजह से इसका क्या नेचर है, इलिप्स। इतना समझ लो, क्योंकि स्क्वायर आने की वजह से इलिप्स है और कुछ नहीं। डेरिवेशन में जाएंगे पूरा लाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमने पहला प्रूफ कर लिया, देखो ये प्रूफ है और ये सिस्टम है। इस पूरे एक्सेस को, जो बड़ी एक्सेस होती है उसे कहते हैं मेजर एक्सेस, और ये जो छोटी होती है उसे कहते हैं माइनर एक्सेस। क्यों होती है, 2b इज स्मॉलर देन 2a। जो बड़ा होता है उसे मेजर एक्सेस बोलते हैं, छोटा उसे माइनर एक्सेस बोलते हैं। ये फोकस होता है, एक साइन पे सन होता है। तो हम बात करते हैं लॉ ऑफ एरिया, सेकंड लॉ जिसे बोलते हैं। उसमें देखो स्टेटमेंट है, लिख सकते हो कि रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या कह सकते हैं एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट अराउंड सन इज कॉन्स्टेंट। इस चीज़ को ऐसे समझो। एक बात तो हम लोग समझ चुके हैं, क्या समझ चुके हैं कि आखिरकार जो अर्थ है या कोई प्लैनेट है वो एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में मतलब रिवॉल्व करते हैं, मतलब एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों चक्कर लगाते हैं। अगर जैसे फर्स्ट लॉ के प्रूफ में दिक्कत हो रही हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसमें बिल्कुल मत परेशान होना, क्योंकि प्रूफ कहीं नहीं आएगा। इतना सा समझ लो बस। देखो इसमें क्या है कि जैसे मान लो ये एरिया, इसका प्रूफ कराएंगे, घबराओ नहीं, ए से बी और सी से डी। देखो एस, देखो जो एरिया एस ए बी का है, एरिया ऑफ एस ए बी इक्वल टू
एरिया ऑफ SCD। इसका कहने का मतलब ये है। और एक चीज़ इसमें क्या होने कब होगा, जब A से B तक जाने का और C से D तक जाने का टाइम सेम हो, सेम टाइम इंटरवल। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 50 सेकंड लग रहे हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में अगर 50 सेकंड लग रहे हैं तो इतना मान लो कि इन दोनों का एरिया सेम होगा। चलो और समझते हैं। जैसे मान लो एक एरिया आई है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में इसे 50 सेकंड लग रहे हैं और मान लो यहाँ है और एक यहाँ है। E से लेके F तक जाने में भी कितने लग रहे हैं, 50 सेकंड। कितने लग रहे हैं, 50 सेकंड। तो इन दोनों का एरिया सेम होगा। अगर टाइम इंटरवल आर्क का सेम है, क्या है, अगर टाइम इंटरवल आर्क का सेम तो इन दोनों का एरिया भी सेम होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। इसका हम प्रूफ देखते हैं। देखो इतना जान लो, स्टेटमेंट लिख लो। देखो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का जाने का टाइम सेम है तो उनका एरिया सेम होगा, और अगर एरिया सेम है तो टाइम सेम होगा। अब इसका हम लोग क्या देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। काफ़ी आसान है, तुम्हें ऐसा समझना है कि बस थोड़ा सा किसका नॉलेज होना चाहिए, तुम्हें नॉलेज होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम का। देखो हम इसका प्रूफ करते हैं। हमने एक तो चीज़ जान ली है कि इलेप्टिकल पाथ में मूव करता है, यहाँ सन होता है, ये बनाते हैं हम लोग और फिर ये बनाते हैं। और इतना ही बता चुके हैं यहाँ कौन सा फोर्स है, यहाँ सेंट्रल फोर्स है। तो फोर्स की वैल्यू कहाँ लगती है, टूवर्ड सेंटर, टूवर्ड फोकस। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होती है वो है R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। देखो समझो, यहाँ जो वेलोसिटी वो B है और ये भी B है। देखो इस स्टेटमेंट से हमने एक चीज़ और समझ ली है। क्या समझी है, कि जब प्लैनेट सूर्य के पास में होता है तो वो उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। क्या होती है, जब सूरज पास में होता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि देखो अगर तुम देखोगे वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ आर्क ज़्यादा है और यहाँ आर्क कम है, लेकिन दोनों में टाइम की वैल्यू सेम है। क्या है, टाइम की वैल्यू सेम है। इसका मतलब है कि इसने उतने ही टाइम में ज़्यादा आर्क कवर किया है और उसने उतने ही टाइम में इतना आर्क कवर किया है। इतना सा सिंपल सा लॉजिक है। तो आखिरी में स्टेटमेंट लिखवा देंगे, घबरा नहीं, पहले हम प्रूफ देख लेते हैं। देखो क्या है, हम सबसे पहले देखते हैं प्रूफ। तो एक चीज़ हम लोग क्या देख चुके हैं कि जो टॉर्क की वैल्यू आ रही है वो क्या है, R/F, जो कि 0 है, क्योंकि ए वाला R और F एक दूसरे के अपोजिनल एंटी पैरेलल हैं। और जब दोनों R A क्रॉस B के बीच में अगर 0 या 180 हो तो हम देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट 0 देखने को मिलता है। इसके आने से क्या है, और इसी का एक फॉर्मूला होता है dl/dt। कन्फर्म, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है। तो इसकी वैल्यू 0 आने से मतलब है कि L जो है वो कांस्टेंट है। इतना कंफर्म हो गया कि नहीं। हमने क्या देखा है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो या फिर एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है। देखो हम क्या देखते हैं कि S P और P डैश, क्या देखते हैं, S P और P डैश। तो हम क्या निकालते हैं, देखो बेसिकली ये एक प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, मतलब एक छोटा सा डिस्टेंस तो लगभग एक ट्रायंगल ही तुम्हें दिखता नजर आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन क्या है, SPP डैश। इसे हम थोड़ा ये मान के चलते हैं कि बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल है। ज़्यादा भी देखो जस्ट थोड़ा सा ही ये तो यहाँ ज़्यादा दिख रहा है, मतलब जस्ट इतना सा होता है तो ये इन दोनों के बीच में एक 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो जाता है। इतना समझना है। तो हम क्या देखेंगे, 1/2। फिर क्या देखना है, R। देखो ऐसा बनाओगे ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यहाँ होगा, ये R है, यहाँ से लेके P से लेके P डैश है, तो 1/2 इंटू R इंटू
पी पी डैश, कन्फर्म है। और हम क्या जानते हैं, पी पी डैश जो है वो है, यही है क्वांटिटी। अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे कि ऐसे देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आर है और ये आर प्लस डेल्टा आर है, तो हम देखना चाहते हैं इसका डिस्टेंस क्या होगा। तुम मेज़र करोगे तो आर प्लस डेल्टा आर में से आर माइनस कर दो तो ए माइनस हो जाएगा डेल्टा आर, इतना सा रहा, मतलब ये रहा तुम्हारा डेल्टा आर। कन्फर्म, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। और तुम जानते हो कि बी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा, या फिर मतलब देखो बी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ये वेक्टर में तीर में लगाते रहना। इसका मतलब है कि इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई है, ये रही, क्या रही, ये रही है। कन्फर्म, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। और तुम क्या जानते हो कि P इक्वल टू होता है एम बी, तो B इक्वल टू होता है पी एम, क्या होता है पी एम, तो डेल आर इक्वल टू पी एम डेल टी। कन्फर्म, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो एरिया का क्या होगा, एरियल वेक्टर जो होगा 1/2 आर इंटू पी पी डैश, और पी पी डैश कितना है, ए रहा है, ये है पी पी डैश। तो पी पी डैश की वैल्यू रखो, तो पी पी डैश की वैल्यू रखोगे पी एम डेल टी। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। 1/2 एम। और फिर अब हमारे पास क्या बच रहा है, और ए वाला टी इसके नीचे ले आओ, टी आर इंटू पी। ये पी पॉइंट नहीं है, ये मोमेंटम है, कौन सा, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है। और आर इंटू पी लीनियर मोमेंटम होता है एल, एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1/2 2 एम। देखो जो एम है वो मास है, मास किसका, प्लैनेट का, मास ऑफ प्लैनेट। और यहाँ हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, ये डेल ए अपन डेल टी, क्या है, ये रहा है। तो इसमें तुम लोग क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि हम तो सबसे पहले प्रूफ कर चुके हैं, तो एल कांस्टेंट है और एम की वैल्यू भी कांस्टेंट है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मास, प्लैनेट का मास चेंज हो रहा है। अगर ये दोनों चीज़ कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, इसका मतलब कि पूरी चीज़ कांस्टेंट है, क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, 2m इज़ कांस्टेंट। इसके कांस्टेंट होने की वजह से मतलब है कि अगर ए पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट, मतलब ए वाला भी कांस्टेंट है, तो ए भी क्या हो गया, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर ये चीज़ कांस्टेंट हो गई है, तुम इतने हिसाब से सोच सकते हो कि ये प्रूफ हो चुका है कि जो ए की वैल्यू है वो एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन कांस्टेंट, क्या है, एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी इसलिए नाम रखा है कि एरियल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ एरिया, इस एरिया को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए बोलते हैं एरियल वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। इसके कांस्टेंट होने की वजह से हम लोग समझ चुके हैं कि हमने सेकंड लॉ प्रूफ कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आखिरी लॉ के बारे में, जिसका नाम है लॉ ऑफ पीरियड या थर्ड लॉ। सबसे आसान, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले, उसका डेरिवेशन भी तुम्हें आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन इसकी इंटरेस्टिंग बात थोड़ी समझते हैं कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की बोलते हैं, जो बड़ी एक्सिस उसे बोलते हैं मेजर एक्सिस, और यहाँ से लेके यहाँ तक की बोलते हैं उसे बोलते हैं माइनर एक्सिस। अगर हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस मतलब इसका हाफ कर दो तो इसका हाफ इतना होता है, कितना होता है, इतना हाफ होता है, ये हो गया सेमी मेजर एक्सिस। अगर हम बात बोलें कि बोलो सेमी माइनर एक्सिस, तो सेमी माइनर एक्सिस इतना हो गया है। इसमें कहा गया है कि जो टाइम पीरियड होता है
इस प्लेनेट को यहाँ से लेके दोबारा यहाँ तक आने तक, यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा आने तक जो टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये क्या है? ये है ये रेडियस ऑफ प्लेनेट मत समझ लेना, ये है सेमी मेजर एक्सिस। क्वेश्चन कराएंगे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा, इसका डेरिवेशन कराएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन सेकंड लॉ में थोड़ा मज़ा आता है बात करने में, कि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे सेकंड लॉ, तो दोबारा बात कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ एक दूरी है, सन से दूर है, मतलब सोच लो कि ये मान लो सर्दियों का मौसम है। ये मान लो ए से लेके बी तक जाने में 1 डे लगता है, मतलब 1 डे लगता है। तो सर्दियों में तुम देख रहे हो कि आखिरकार ये डिस्टेंस कम कवर कर रहा है। क्या कर रहा है? कम कवर कर रहा है। और ऐसे मान लेते हैं, ऐसे सूरज पास में मान लेते हैं गर्मी है, तो गर्मियों में सी से लेकर डी तक 1 डे ही लग रहा है। क्या लग रहा है? 1 दिन ही लग रहा है। लेकिन सर्दियों में, गर्मियों में ये अपना डिस्टेंस ज़्यादा कवर करता है। समझ रहा है कि नहीं? मतलब अगर बिल्कुल दूर है तो इतना थोड़ा लॉजिकल समझने वाली बात है। मतलब जैसे जैसे हम अर्थ यहाँ पास आते जाएंगे वैसे वैसे इस एरिया की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, मतलब कर्व ज़्यादा होता जाएगा। थोड़ा थोड़ा इसमें समझने वाली बात है कि अगर दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो इसका एरिया भी सेम होता है। तो मुझे उम्मीद है इतना तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। थर्ड लॉ, अब थर्ड लॉ का हम क्या बोलते हैं? डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे आसान है, देखो हम मान के चलते हैं कि आखिरकार दो इसका प्रूफ यहाँ इसी से करते हैं। वो किससे करते हैं? कि सर्कुलर पाथ में मान के चलते हैं। मान के चलते हैं कि यहाँ तुम्हारा सन है, ये सर्कुलर पाथ में रिमूव कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में रिमूव कर रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r है, तो r यहाँ बेसिकली क्या है? r जो है वो है सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ, देखो सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, कि ये जो ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो उसकी रेडियस है। हम जानते हैं कि आखिरकार mv² इक्वल टू gm/r²। m मास ऑफ सन है, छोटा m मास ऑफ प्लैनेट है, और ये सेंटीमीटर फोर्स है। सेंटीमीटर फोर्स जो है वो किसके इक्वल है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर कोई बॉडी सर्कल में रिवॉल्व करती है तो इसका मतलब है कि वहाँ कहीं ना कहीं सेंटीमीटर फोर्स आता है, तो उसकी वजह से हमने लिख लिया है। हमने देखा कि v² इक्वल टू क्या आ रहा है, तो v² तुम्हें देखने को मिलेगा gm/r। ये तुमने थोड़ा ऑर्बिटल वेलोसिटी में थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा क्या पूरे पढ़ा था ऑर्बिटल वेलोसिटी में। और एक तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या होता है? b इक्वल टू होता है सरकमफ्रेंस मतलब होता है पैरामीटर अपॉन टाइम पीरियड। जैसे मान लो कोई बॉडी सर्कल रिवॉल्व कर रही है, हम इसकी वेलोसिटी v पता करना चाहते हैं, तो आखिर का पूरा पैरामीटर डिस्टेंस जो होता है 2πr, और यहाँ से लेके यहाँ तक जिसे बोलते हैं टाइम पीरियड, यहाँ से लेके यहाँ तक लगने वाले टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो हमने देखा कि b इक्वल टू हमारे पास कितना है? 2πr/t। ये दूसरी बोल दो, ये पहली बोल दो। ए वाली वेलोसिटी ए वाली वेलोसिटी लेके इसमें पुट कर दो, तो 2πr/t का स्क्वायर इक्वल टू gm/r। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर करो, 4π²r²t²। यहाँ भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। gm/r, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, 4πr³ gm, इसको भी यहीं ले आओ, तो t² इक्वल टू 4π²/gm/r³। देखो 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, जी की वैल्यू भी कांस्टेंट और सन की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा टर्म क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब के मान लो, तो t² इक्वल टू k/r³। कांस्टेंट हटेगा तो क्या आ जाएगा? ये रहा। तो ये रहा तुम्हारा सिंपल सा सस्ता वाला एक प्रूफ। तो हमने थर्ड लॉ भी प्रूफ कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है काफ़ी हद तक तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक हम क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं, तब तुम्हें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो
क्वेश्चन सबसे पहले समझो कि आखिरकार क्या है। एक की हेल्प से तुम दूसरे का टाइम पीरियड निकाल सकते हो, तुम अर्थ की हेल्प से दूसरे प्लेनेट का टाइम पीरियड निकाल सकते हो, तुम पूरा निकाल सकते हो। देखो सुनो, यहाँ पहले क्वेश्चन लिख लो। इस क्वेश्चन को या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हमें देखो, हमें निकालना है टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ नेपट्टून। हमें नेपट्टून का टाइम पीरियड निकालना है, आखिरकार वो कितने में सूर्य के चक्कर लगाता है अराउंड द सन, गिवन द डायमीटर ऑफ इट्स ऑर्बिट 3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। देखो ये डायमीटर ऑफ द प्लैनेट नहीं है, डायमीटर किसका है, ये है उस ऑर्बिट का। जैसे मान लो हमने मान के चला है कि असूम टू बी सर्कुलर, ये सन है, ये अर्थ है और ये नेपट्टून है। तो जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमने मान ली है DE, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इसके लिए जो होगी वो 30 टाइम्स ऑफ DE होगी। तो अगर मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हम क्या बोलते हैं RE, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो जो होगी उसे हम बोल देते हैं RN। जो RN होगा वो होगा 30 टाइम्स ऑफ RE। एक चीज़ तो मैं समझने वाली बात ये है अर्थ के बारे में कि अर्थ यहाँ से लेके यहाँ तक जब पहुँचती है तो उसे लगता है 1 साल। कितने लगते हैं? 1 साल मतलब 365 दिन। और जब वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है तो अपनी एक्सिस पे देखो रोटेट करने पे उसे लगता है 1 डे। 1 डे मतलब 24 घंटे। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज़ होते रहते हैं कि आखिरकार स्पिन और रिवॉल्यूशन में। स्पिन अपनी एक्सिस पे करता है और रिवॉल्व मतलब चारों तरफ करता है। उसके मोशन में स्पिन भी ऐसे स्पिन भी करती जाती है और इसकी रिवॉल्व भी करती जाती है। इतना हमने समझ लिया है। हमें किसका निकालना है? हम जानते हैं कि अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है, तुम जानते हो 1 ईयर। 1 ईयर मतलब होता है 365 डेज। इसको मिनट सेकंड में जितनी भी चेंज करना चाहो करते रहना बैठ के। तो हमने क्या कहा है कि T2 T² इज इक्वल टू K R3। ये पहली इक्वेशन है। ये मेन इक्वेशन है। T1² इक्वल टू K R1³ पहली इक्वेशन, और T2² इक्वल टू K R2³ ये दूसरी इक्वेशन है। हम क्या देखते हैं कि K इक्वल टू हो जाएगा T1² अपॉन R1 का क्यूब, और यहाँ बोलते हैं T R2 का क्यूब। K की वैल्यू दोनों में सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि दोनों एक ही सिस्टम है, मतलब दोनों आखिरकार सन के रिस्पेक्ट में पूरा सिस्टम एक ही है ना, सब यूनिवर्स में है। तो सेम सिस्टम होने की वजह से K की वैल्यू सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम सिस्टम होने की वजह से K की वैल्यू सेम रहेगी। तो ये पहली है, दूसरी इन दोनों इक्वेट करोगे T1² अपॉन T³ इक्वल टू T2² अपॉन T2³। समझ में आया है? हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अर्थ के लिए, इसको बोलते हैं नेपट्टून के लिए। तो TE² RE² इक्वल टू TN² और RN³ हम क्या जानते हैं कि RN इक्वल टू 30 टाइम्स ऑफ RE। तो क्या हो गया है? RN अपॉन RE जो हो गया वो गया हो 30। तो हम क्या करते हैं कि R³ N अपॉन RE³ है इक्वल टू होता है TN² अपॉन TE²। तो 30 का क्यूब इस इक्वल टू हो जाएगा TN² अपॉन TE²। तो T² इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू टाइम की वैल्यू क्या है अर्थ की? वो है 1 ईयर। तो T² हो जाएगा √2700 मतलब 1643 ईयर। मतलब नेपट्टून को, जो ये नेपट्टून है, इसको यहाँ से लेके दोबारा यहाँ तक आने में टाइम लगता है, कितना लगता है? 164.3 ईयर। कितना लगता है? इतना।
अपन को लगता है 1 साल, नेपट्टून को देख लो कितना साल लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स, कोई दिक्कत, कोई समस्या रह गई हो तो आराम से बता देना, कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर अभी भी नहीं हुआ तो हम दोबारा क्लियर करेंगे लेकिन मेरा मानना है कई बार ऐसे रटा दिया जाता है T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, ऐसे कराते हैं कि नहीं, T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R³ और R2³। लेकिन कैसे, कहाँ से आया, वो भी हमें समझने वाली बात होती है। तो तुम इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो या फिर इसको समझ सकते हो आखिर कहाँ से आया। मैंने पूरा दोनों समझा दिया है। ये T1/T2 इन दोनों का स्क्वायर इक्वल टू, और कई जगह T1/T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब। मतलब घुमा फिरा के वही सब है, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो कम से कम 3 दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में